बेटा वेलकम टू वीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। जो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 51। चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आपने फर्स्ट पार्ट के सारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंटेन्स द ट्रांजेक्शन relating to goods that are returned by us to our creditors। जो हम गुड्स रिटर्न कर देते हैं हमारे क्रेडिटर को, वो कहां पे लिखी जाती है बेटा? क्या वो रिटर्न इनवार्ड होती है? नहीं। क्या वो सेल्स बुक में रखी जाती है? नहीं। वो होती है रिटर्न आउटवर्ड। आंसर हो जाएगा बेटा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ fill in the blanks concept is the business is assumed to be exist for a indefinite period। बेटा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये बात कौन कहता है? गोइंग कंसर्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये बात हम हमेशा ध्यानते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये बात कहता है गोइंग कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन बोलता है कैपिटल प्रॉफिट अराइजेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन से ऑप्शन से कैपिटल प्रॉफिट आता है? तो देखिए बेटा बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन से पहले, बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट। ठीक है साहब, जब तक हमने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया उससे पहले जो प्रॉफिट आ गया वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि वो हमने बिजनेस करके तो नहीं कमाया। बी पॉइंट प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। शेयर इश्यू करने से प्रीमियम, ये भी कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट मेड ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये भी कैपिटल प्रॉफिट है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कल की शीट में ये क्वेश्चन गलत था। आपको जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में मिस्टेक थे, लेकिन आज ये करेक्ट क्वेश्चन है। अब ये जो आगे इन्होंने दोबारा क्वेश्चन दिया है वो करेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। कौन सा ऐसा खर्चा प्रॉब्लम है जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता? ओमिशन नहीं डिटेक्ट कर सकता, प्रिंसिपल की एरर डिटेक्ट कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस पोस्टिंग ये भी कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन की एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता। आंसर होगा बेटा ए आंसर। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 द कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस इज एज्यूम्ड टू एग्जिस्ट। दोबारा आ गया बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 the concept that business is assumed to exist for a indefinite period and is not established with the objective of closing down is referred to। मैं दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर होगा बेटा गोइंग कंसर्न। बी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 इन द हायर परचेज सिस्टम interest charges by the vendor is calculated on the basis of।
बेटा इंटरेस्ट रेट जब दी हुई होती है तो हायर परचेज में टेबल नंबर 1 हम इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे। आंसर इज ए। इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये बोलता है गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी एट ए प्राइस so as to include a profit of 33.33% on cost। बेटा ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज केवल वैल्यू चेंज है। मैं दोबारा निकाल देता हूं, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, आंसर इज 9,000। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर ये बोलता है बेड डेप्ट्स रिकवर्ड 750। ये क्वेश्चन भी कल की शीट में था, दोबारा रिपीट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेडिटेड टू बेड डेप्ट्स, एंट्री क्या होती है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट्स रिकवर्ड, एंट्री इज 750। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड टू बेड डेप्ट्स रिकवर, आंसर इज डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Which of the following is a function of general? इनमें से जनरल का फंक्शन कौन सा है बेटा, जनरल एनालिटिकल फंक्शन, एनालिसिस के भी काम आती है, हिस्टोरिकल फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन, ऑल ऑफ द अबव। बेटा जनरल सभी चीजों के काम आती है। जैसे आप कैश बुक देखते हो, कैश बुक में एनालिसिस भी हो सकता है, कैश का बैलेंस पता चलता है। रिकॉर्डिंग के काम आती है। हिस्टोरिकल, पुराना डेटा भी आपको जनरल से मिल जाता है, चेकिंग करने के लिए जनरल काम आ जाती है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। आगे बोलता है द आउटफ्लो ऑफ फंड टू अक्वायर एन असेट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज रेफर्ड टू एज। एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देने वाली असेट में जो पैसा लगाते हैं उसे कौन सा खर्चा बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, वो कहता है द कॉस्ट ऑफ ए फिक्स असेट, द कॉस्ट ऑफ ए फिक्स असेट ऑफ ए बिजनेस हैज टू बी राइट ऑफ ओवर इट्स। किसमें राइट ऑफ की जाएगी, नेचुरल लाइफ में नहीं, अकाउंटिंग लाइफ में नहीं, फिजिकल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ। हमें बेटा है पता, हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ द असेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। यूजफुल लाइफ मतलब दैट इज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। तो 61 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इकोनॉमिक लाइफ। 62 क्या बोलता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स। एनपीओ का क्वेश्चन बता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ऑल द कैश रिसीव्ड, all the cash paid during the year, whether it is a capital, whether it is revenue, whether it is for current year, for next year, कभी कभी हो, अगर पैसा आया है पैसा गया है, चाहे रेवेन्यू है चाहे नेचर है, तो आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन क्या कहता है, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर रिसिप्ट एंड पेमेंट। आगे बोलता है excess of
मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा हो, अगर मिनिमम रेंट ज्यादा हो और एक्चुअल रॉयल्टी कम बनती है, इसका मतलब आपने काम कम किया है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, शॉर्ट वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 64, if any transaction is not recorded in primary books, the same is recorded in। अगर कोई ट्रांजेक्शन प्राइमरी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किया गया होगा, जैसे हम कहते हैं बेटा कई बार एरर हो गई, ओमिशन हो गई, तो उसको कहां जाके सही करते हैं? या फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके लिए स्पेसिफिक बुक नहीं है, तो उसको कहां लिख दिया जाता है? उसको लिख दिया जाता है जनरल प्रॉपर में। जैसे परचेज का ट्रांजेक्शन परचेज बुक में, कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में, सेल्स का ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में। तो जो इनमें नहीं आता वो कहां आएगा? उसको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा, उस ट्रांजेक्शन को जनरल पर। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, 65 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है बेटा? 65 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस का एक फीचर नहीं है? पॉइंट नंबर ए, इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट। एकदम सही बात है। फिर ये कहता है इट डज नॉट प्रूव एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। सर एरिथमेटिक, लेकिन ये कौन सी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी की बात कर रहा है? डिटरमाइंड बाय ऑडिट। जो एक्यूरेसी ऑडिट में पता चलती है, क्या वो एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस से पता चलती है क्या? नहीं पता चलती, ये भी सही बात है। फिर ये कहता है इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ओनली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर प्राइमरी रिकॉर्डेड इन दिस बुक, हेंस इट इज प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। नहीं बेटा, इसमें ना तो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और ना ही ये प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री होता है। तो सही आंसर होगा डी, कि कौन सा ट्रायल बैलेंस का फीचर नहीं है? डी ऑप्शन ट्रायल बैलेंस का फीचर नहीं है। द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज इंडोर्स्ड इज नॉन एज। जिस पर्सन के फेवर में बिल इंडोर्स किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंडोर्सी। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग is or are the basic feature of joint venture? Joint venture, the profit and loss is shared between the co-venture in agreed ratio। बिल्कुल सही बात है। Co-venture may or not contribute the initial capital, ये भी सही बात है। Once the joint venture is dissolved when the purpose is over, बिल्कुल सही बात है। All of the above। तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, all of the above। क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? द फॉलोइंग हैज ए क्रेडिट बैलेंस। कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है? प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट बैलेंस होता है। परचेज खर्चा है, लेकिन परचेज रिटर्न, अब बेटा परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होती है? परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 69, ये तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने कहा है कि साहब आप हमें क्या निकाल के बताइए, आप हमें क्लोजिंग स्टॉक बताइए। तो मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा अभी बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बता रखा है 68,000। परचेज
परचेज कितना बता रखा है? 3,20,000। बाय सेल्स, सेल्स कितना बता रखा है? 3,60,000। टू जीपी, जीपी कितना है बेटा? जीपी हमें बता रखा है कॉस्ट का 20%, निकाल देते हैं। 3,60,000 जब कॉस्ट पे परसेंटेज दिया होता है तो 20/120, तो जीपी का अमाउंट कितना हो गया? जीपी का अमाउंट हो गया 60,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया? ये टोटल अमाउंट हो गया 4,48,000। तो बेटा यहां क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आएगा 1,28,000। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट होगा 1,28,000, जो हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70, एज पर AS1 विच इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो बेटा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन सी होती है? गोइंग कंसर्न होता है, कंसिस्टेंसी होता है, अक्र होता है। कंजर्वेटिज्म फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं होती है। आंसर इज ए, कंजर्वेटिज्म। ठीक है सर, कंजर्वेटिज्म आंसर नंबर 70 में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? नेम द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट। डेबिट नोट के बेसिस पे बेटा एक बात बताइए, हम परचेज किससे करते हैं? हम परचेज करते हैं क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर को जब माल रिटर्न करते हैं तो हम क्रेडिटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारा अकाउंट आपके यहां, अब हमने क्या कर रहा है? हमारा अकाउंट था आपके यहां, हम आपको डेबिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि जिसको माल मिलेगा वो डेबिट होगा। तो हमने कहा कि हम हमारे क्रेडिटर को माल भेज रहे हैं, तो हम आपके अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। तो उसके साथ वो कौन सा नोट लगा के भेजते हैं? वो डेबिट नोट लगा के भेजते हैं। तो आंसर हो जाएगा परचेज रिटर्न। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 72, नेम द प्रिंसिपल involved in the classification of fixed asset as a fixed and current। किसकी वजह से फिक्स असेट और करंट असेट? बेटा फिक्स असेट क्यों? फिक्स असेट का मतलब क्या है कि ये असेट लंबे टाइम तक हमारे यहाँ पे काम आएगी। अब लंबे टाइम तक मतलब हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गोइंग कंसर्न की वजह से हम ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ every month of calendar year, partner in partnership, then the what period interest। तो बेटा इसके लिए क्या करते हैं? जब महीने के शुरू में ड्राइंग्स किया जाता है तो 12 + 1
डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या हो जाएगा? 6.5 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हर महीने के पहले दिन ही पैसा ले लिया, तो भैया साल में 13 बार अगले ही दिन दोबारा पैसा ले लोगे आप, तो एक महीने का ज्यादा इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है। दैट इज 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी। कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन क्यों दिया जाता है? सेल करने के लिए? नहीं। क्रेडिट सेल करने के लिए? नहीं। एक्स्ट्रा सेल करने के लिए? नहीं। उसे दिया जाता है बैड डेब्ट। जैसे ही आप डेल क्रेडर कमीशन दोगे, बैड डेब्ट्स की रिस्क किसकी हो जाएगी? कंसाइनी की। तो 74 का आंसर होगा डी। पॉइंट नंबर 75, ये दोबारा रिपीट हो रहा है बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन? एनालिटिकल, रिकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल, आज ही आया था, फटाफट से कर देते हैं। डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं सर। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? अकाउंटिंग पॉलिसी में रिलेटिंग टू इन्वेंट्री, एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज कर रहे हो, किसमें कर रहे हो? अकाउंटिंग पॉलिसी में। रिलेटिंग टू इन्वेंट्री हैज अ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट और लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज। तो बोलते हैं अगर उसका कोई इफेक्ट होने वाला है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये किसके प्रिंसिपल की वजह से करते हैं? हमने कहा था बेटा, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी आपको कहता है कि चेंज मत करो। 3 रीजन से आप चेंज कर सकते हो। 3 रीजन कौन कौन से थे? हमने 3 रीजन AS1 में पढ़े हैं कि या तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, या फिर चेंज इन लॉ, या फिर चेंज इन AS। और चेंज करोगे तो आपको क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? रीजन, न्यू पॉलिसी और इफेक्ट। तो ये इफेक्ट किसकी वजह से करते हैं? ये इफेक्ट कंसिस्टेंसी का जो रूल था उसी की वजह से करते हैं डिस्क्लोज। तो 76 का आंसर होगा सी आंसर। बेटा ये डिस्क्लोजर वर्ड देखते लगा है डिस्क्लोजर की वजह से करते हैं, लेकिन नहीं, कंसिस्टेंसी की वजह से ही। जहां पे कंसिस्टेंसी बता रखा है वहीं पे बता रखा है कि कब चेंज करना है, और चेंज करोगे तो क्या क्या डिस्क्लोज करोगे। क्वेश्चन नंबर 77, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन अपोर्शनमेंट है, वैल्यूएशन है, या एलोकेशन है? तो बेटा डेप्रीशिएशन है एलोकेट करना। मेरे जो पैसे लगे हैं असेट के, मैं उसे अलग अलग लाइफ में, जितनी लाइफ है उसमें क्या करते हैं? एलोकेशन। इसे याद रखिएगा, ये वर्ड कंफ्यूज होने वाले हैं, इसलिए 77 डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 78, ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो रहा है बेटा, कल भी आया था। कल क्या कह रहा था? AS9 इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कल भी मैंने आपको ये पूरा समझाया था। AS9 होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कैश फ्लो का होता है AS3, फिक्स असेट पहले होता था, अब होने लग गया AS10, अब इसका नाम हो चुका है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब AS1। क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर क्या बोलता है? एन अमाउंट स्पेंड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री। फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस। क्या बेटा लाइसेंस एक ही दिन काम आएगा? नहीं, वो तो जब तक फैक्ट्री चलेगी तब तक काम आएगा। तो इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर।
आंसर इज बी। 78 का आंसर था ए और इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 80। बेटा ये क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा होगा सर ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, AS15। हाँ बेटा, AS15 आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये आपके कंपनी अकाउंट्स में, जो कि आपका पेपर नंबर 12 है, वहां पे कोर्स में है। ठीक है साहब। सर इसका आंसर तो बता दो। ये कह रहे हैं कि सुपर एन्युएशन स्कीम, सर ये वर्ड तो हमने टेक्स्ट में सुना है, which has relevance only to the final salary and number of years is, तो बोले ये कौन सा बेनिफिट स्कीम होती है? बेटा ये डिफाइंड बेनिफिट स्कीम होती है। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। आपको सुपर एन्युएशन के बारे में पहले से पता होता है, कितनी सैलरी, कितना काम, कितने टाइम तक करेंगे तो कितना पैसा आपको मिलने वाला है, इसकी डिटेल आपके पास अवेलेबल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ असेट whose usefulness does not expire in the year of their occurrence but generally expire in the near future। बेटा पहले इसका आंसर होता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा जब से AS26 आया है। अब इसका आंसर क्या होगा? ये कह रहा है इस साल तो एक्सपायर नहीं होने वाली, मतलब एक साल से ज्यादा, तो एक साल से ज्यादा जब भी हो जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब इसका आंसर होगा बी। आपकी बुक में अभी भी सी आंसर दे रखा है, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज क्या कहता है? कि जितने रुपए का स्टॉक था उससे कम की पॉलिसी ले रखी है, इसलिए एवरेज क्लोज लगा के देंगे। तो वो कहता है कि आप फुल इंश्योरेंस लेना स्टार्ट करें और अंडर इंश्योरेंस को डिस्करेज करें। आंसर इज डी। फुल इंश्योरेंस लेना स्टार्ट करें, उसको एनकरेज करें, और अंडर इंश्योरेंस को डिस्करेज करें। 83 नंबर, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ। शॉर्ट वर्किंग एक्सेस वर्किंग से रिकूप की जाती है। अब एक्सेस वर्किंग कब आती है? जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो। तो ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट। क्वेश्चन नंबर 84। बेटा ये क्वेश्चन अब आपके लिए नॉट रेलिवेंट हो गया। पता नहीं इंस्टीट्यूट ने अभी भी ये क्वेश्चंस क्यों दे रखे हैं। उन्होंने शायद पुराने मॉड्यूल से बना दिए जब ये क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में हुआ करते थे। नाउ AS6 वोइलेटेड, AS6 वोइलेट हो चुका है, मर्ज्ड विद AS10। सर फिर भी आंसर तो बता दो, क्या पता एज इट इज आ गया तो बेटा गुडविल पे नहीं होता, लाइव स्टॉक पे नहीं होता, प्लांटेशन पे नहीं होता, वन ऑफ द फॉलोइंग असेट, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। AS6 होता था डेप्रिसिएशन का AS। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी पे एप्लीकेबल होता था, बट अब ये AS ही हट चुका है। पता नहीं इंस्टीट्यूट अभी भी क्यों दे रहा है। AS3, अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड, interest and dividend received in the case of a manufacturing enterprise should be classified as cash flow from। अब बेटा इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रिसीव कहां से होगा? जब हमने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आंसर इज सी। 86,
86 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बेड डेब्ट्स। बेटा कंजर्वेटिज्म हमें क्या कहता है कि फ्यूचर में आने वाले खर्चे के लिए आज ही प्रोविजन बना लो। तो फ्यूचर में जो बेड डेब्ट्स होने वाले हैं उनके लिए प्रोविजन बना लिया जाता है। आंसर इज बी, कंजर्वेटिज्म। आंसर क्या है? कंजर्वेटिज्म। आगे बोलता है 87, आउटफ्लो ऑफ फंड टू अक्वायर एन असेट विच बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अभी अभी वैसी बात समझाई थी। आंसर इज सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आगे बेटा एक काम की बात, जिस क्वेश्चन में सभी को प्रॉब्लम होती है और कितनी बार समझा दो पता नहीं, बच्चे पूछते ही रहते हैं। चलिए आज मैं आपको समझाता हूं, फिर हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम होगी। ये कह रहा है कि गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्लस 25%। तो वो लोडिंग इनवॉइस प्राइस पे कितनी होती है? इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, कॉस्ट पे जो प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ होता है वो सेल्स पे कितना होता है। तो बेटा इसका बड़ा ही इजी तरीका है, जिस पे भी आपको परसेंटेज दिया हुआ हो उसको आप 100 मान लेंगे। इन्होंने कहा कॉस्ट का 25%, तो कॉस्ट को 100 मान लेंगे। तो बेटा कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है या लेस होता है? ऐड होता है। तो कॉस्ट में प्रॉफिट को क्या कर दो? ऐड कर दो। कितना ऐड करोगे? 100 का 25 ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 125। अब कोई आपसे पूछे कि मुझे सेल्स पे प्रॉफिट का रेट निकाल के बताओ, तो भैया आपका प्रॉफिट कितना था? 25। सेल्स कितनी थी? 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ गया? 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल। हाँ जी बेटा, तो हमें समझ में आ गया कि 20% ऑन सेल। तो हमेशा इतनी बात ध्यान रखें, जिस पे भी प्रॉफिट दिया हो। सर एक बार वाई से वर्सा करके देखें। बिल्कुल, मान लेते हैं सेल्स कितनी है? सेल्स 100 है। प्रॉफिट कितना है? अब बेटा सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो कॉस्ट आती है। तो प्रॉफिट 20% माइनस किया तो कॉस्ट आ गई 80। तो कॉस्ट पे रेट कितनी हो जाएगी? 20 का प्रॉफिट 80 पे मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस पे भी प्रॉफिट दिया हुआ हो ये निकालना बड़ा ही इजी होता है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपको क्या कह रहा है? एक्चुरियल वैल्यूएशन रिलेट्स टू। बेटा ये क्वेश्चन भी आपके कंपनी अकाउंट्स का है, पेपर 12 का है। ये पहले ये टॉपिक यही हुआ करते थे, तो ये पुराने बुक से इन्होंने क्वेश्चन बना दिए। वैसे मैं आपको आंसर बता दूं, ये इंश्योरेंस कंपनी वाले चैप्टर से हैं। एक्चुरियल वैल्यूएशन, ये इंश्योरेंस क्लेम की वजह से इन्होंने ये क्वेश्चन यहां पे भी दे रखे हैं। आंसर होगा सी, एक्चुरियल वैल्यूएशन रिलेट्स टू इंश्योरेंस कंपनी। और आगे चलिए, एग्जाम के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां पे नहीं आएंगे, फिर भी मैं आपको आंसर्स बता के चल रहा हूं। सर्वे एक्सपेंस सेम चीज, ये भी वही का क्वेश्चन है। कंपनी अकाउंट्स पेपर 12,
सर्वे एक्सपेंस फॉर मराइन इंश्योरेंस क्लेम मस्ट बी एडेड टू क्लेम। किसमें ऐड कर दिया जाता है? क्लेम में ऐड कर दिया जाता है। आंसर इज ए ऑप्शन। बस इतना याद रख के आप आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 91, ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्लब विल बी टेकन टू। 91 नंबर ये क्या कह रहा है कि जब एक क्लब को फर्नीचर बेचने से प्रॉफिट होता है तो बेटा क्लब मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। 91 का आंसर होगा सी। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बेटा रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाया जाता है थोड़ी देर बाद उसे पार्टनर्स में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट के जैसा होता है। आंसर नंबर डी, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, बैंक शोज द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर द हेड बैंक प्रोविजन। इनकम टैक्स का प्रोविजन कहां से बेटा? प्रोविजन लायबिलिटी होता है, बैंक उसे अदर लायबिलिटी और प्रोविजंस में दिखाता है। ये भी आपके बैंकिंग कंपनी के चैप्टर का क्वेश्चन है, पेपर 12 का क्वेश्चन है बेटा। बहुत टाइम पहले बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी आपके एफए में हुआ करते थे ग्रुप नंबर 1 में, तो ये क्वेश्चन वहां से इन्होंने कॉपी किए हुए हैं। आगे बोलता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है? क्या ये एक लेजर अकाउंट है? नहीं है। क्या ये पार्ट ऑफ कैश बुक है? नहीं है। इट इज ए सेपरेट स्टेटमेंट। आंसर इज सी, इट इज ए सेपरेट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 95 बेटा जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है अपन बड़े खुश हो जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये कह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना था? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन था 10,000 प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो ये हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 9,500। आंसर इज ए। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता था 10,000, पीछे का बाकी था 1,000, टोटल हो गया 11, उसमें से 1,500 अभी भी बाकी है, मतलब कितना बन गया? 9,500। फिर बोलता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, वापस से बेटा पता नहीं ये चाहते हैं, ये भी बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूं। नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए, उसे एनपीए कहते हैं। एनपीए मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस होता है? नहीं। कैश बैलेंस भी क्या होता है? नहीं। एक असेट होती है डेट सीजेस टू जनरेट इनकम, मतलब पैसा आने की संभावना नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो जब असेट नॉन परफॉर्मिंग बन जाती है तो उस पर अपन इंटरेस्ट की इनकम रिकॉर्ड करना बंद कर देते हैं, जब मिलेगी तब रिकॉर्ड करेंगे। तो आंसर इज सी, एन असेट डेट सीजेस टू जनरेट इनकम। सीजेस का मतलब बंद हो जाना। 97, क्वेश्चन नंबर 97, which of the following is not a qualitative characteristic of financial statement? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टेबल नहीं होने चाहिए? क्या रिलेवेंट नहीं होने चाहिए? रिलायबिलिटी नहीं होनी चाहिए? लेकिन कॉस्ट प्रिंसिपल एक क्वालिटी वाली चीज नहीं है, वो तो क्वांटिटी वाली चीज है। तो बेटा आंसर इज ए।
क्वालिटी किससे बनती है? अंडरस्टैंडेबल हो, रिलेवेंट हो, रिलायबल हो। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 98, नेम ऑफ द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट। आपको याद है बेटा, डेबिट नोट के लिए आपने परचेज रिटर्न किया था, तो क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है? सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मतलब आप डेटर्स को क्या कहते हो कि हमने आपके अकाउंट को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है, तो उसको आप क्रेडिट नोट लिख के भेज देते हो। तो क्रेडिट नोट किससे रिलेटेड होता है? क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 99, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एक्सेप्शन टू। बोले कंसिस्टेंसी का एक्सेप्शन क्या है? कंसिस्टेंसी कहते हैं कि एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली उसे कंटिन्यूसली फॉलो करो, लेकिन बेटा प्रूडेंस क्या कहता है? प्रूडेंस कहता है फ्यूचर को ध्यान में रख के काम करो। अगर किसी पॉलिसी की वजह से बेटर प्रेजेंटेशन अगर फ्यूचर में उसे चेंज करने से होता है तो चेंज कर दो। तो प्रूडेंस आपके एक्सेप्शन होता है कंसिस्टेंसी का। क्वेश्चन नंबर 100, द बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट शोन एज। कंसाइनमेंट अकाउंट में जो बैलेंस आता है वो क्या आता है? कंसाइनमेंट का प्रॉफिट और लॉस। आंसर इज सी। तो ये था बेटा हमारा पार्ट नंबर 2, जहां पे हमने कितने क्वेश्चन किए? 51 से लेके हमने 100 तक क्वेश्चन किए। ये हमारा पार्ट नंबर 2, दैट इज 51 to 100। नेक्स्ट पार्ट इज 101 to 135। ठीक है साहब, कमेंट लिखिएगा, बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीएस क्लासेस सीएमए यूट्यूब चैनल for more videos. Thank you.